अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंटेंट। इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं जो कि हमने कवर करने हैं नर्सिंग रिसर्च में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। इसमें अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले है ओवरव्यू, कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम कवर करेंगे। उसके बाद वेज ऑफ नोइंग, इसमें नॉलेज के सोर्सेज आ जाते हैं, ये हम देखेंगे। पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या होते हैं, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या क्या हैं, और रिसर्च टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। इसमें से आपके ये दो ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो मैं आपको ये नोट्स से करवाऊंगी और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। बाकी जो आपके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज और रिसर्च टर्मिनोलॉजीज, ये आपकी बुक पे दी हुई हैं। तो ये तो दो टॉपिक्स है ना जस्ट। बाकी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नैन्सी की जो बुक है, नैन्सी एंड बर्न्स, वहाँ से हमने पूरा चैप्टर कवर करना है यूनिट 1। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, पास पेपर में आए हुए हैं। तो मैं आपको साथ साथ जो है वो हाईलाइट करवाती जाऊंगी और आपने अपनी बुक के ऊपर जो है वो मार्क करते जाना है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिसर्च क्या होती है। ठीक है। द वर्ड रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। अच्छा, इसको हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ डिलीजेंट सिस्टमैटिक इंक्वायरी और स्टडी दैट वैलिडेट्स एंड रिफाइंस एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेवलप्स न्यू नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्च होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक डिलीजेंट का मतलब है फोकस्ड, मतलब जो एक फुल अटेंशन के साथ, फुल फोकस के साथ जो हम एक स्टडी करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं क्या है, इसमें जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, उसको रीफाइन करते हैं। उसमें से जो भी गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम न्यू नॉलेज डिवेल्प करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं रिसर्च। अब इसका जो गोल है वो क्या होता है, अल्टीमेट गोल रिसर्च का क्या है, नॉलेज को डिवेल्प करना। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या होगा कि हम उस प्रोफेशन के जो नॉलेज है उसको डिवेल्प कर सके, उसको इन्हांस कर सके। ठीक है। अब यहाँ भी हम बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग प्रोफेशन में नर्सिंग रिसर्च का क्या पर्पस होगा कि हम जो क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, उसको प्रमोट कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कर सकें, और जो आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं पेशेंट से रिलेटेड उसको भी प्रमोट कर सकें। ठीक है। ये जस्ट आपने यहाँ से डिफाइन करना है इसको, और कुछ यहाँ पे इसके 2 से 3 आपने पर्पस कर लेने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, जो नर्सिंग रिसर्च है उसमें हमें रिसर्च क्यों कंडक्ट हमने करनी होती है, क्या क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने के। तो एक्सटेंसिव रिसर्च की गई थी जो भी मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, आईएम इंजेक्शन को कैसे हमने एडमिनिस्टर करना होता है, तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया था। रिसर्च कंडक्ट की गई थी कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम कैसे इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ताकि हम पेशेंट की जो क्वालिटी केयर है उसको इम्प्रूव कर सकें, जो हमारे पास आउटकम्स आ रही हैं उसको हम प्रमोट कर सकें। तो ये हमारे पास जस्ट इसकी डेफिनेशन थी, और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नर्सिंग रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे ये हमारे पास थी रिसर्च की डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। ठीक है। अब नर्सिंग रिसर्च, यहाँ पे नर्सिंग का वर्ड जस्ट ऐड हुआ है, बाकी इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो सेम ही है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज को या एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करते हैं और रिफाइन करते हैं, और उससे आगे हम न्यू नॉलेज को डिवेल्प करते हैं। और आगे जो जो भी न्यू नॉलेज डेवलप होता है उसका नर्सिंग प्रैक्टिस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये हम स्टडी करते हैं नर्सिंग रिसर्च पे। ठीक है। मतलब इसमें स्पेसिफिकली नर्सिंग प्रोफेशन की बात की हुई है। यहाँ तक था आपका डेफिनेशन। उसके बाद आगे हम देखते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 3 एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, कौन कौन से होते हैं, विद एग्जाम्पल।
सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये क्यों जरूरी है। ठीक है, नर्सिंग में अब यहाँ पे लिखा हुआ है द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग इज एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये नर्सिंग का एक बेसिक गोल है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसमें जो पेशेंट की क्वालिटी केयर है वो प्रमोट होती है और जो आउटकम्स आते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, पेशेंट के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी। अब आगे हम देखते हैं ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम देखते हैं एलिमेंट्स। जब इसके एलिमेंट्स आपको समझ आ जाएगी ना, तब आप जो है ना इसको डिफाइन कर पाएंगे ये क्या होती है। इसके बेसिक हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, बेस्ट रिसर्च एविडेंस। उसके बाद है क्लिनिकल एक्सपर्टीज, और थर्ड पे इसका जो एलिमेंट है वो पेशेंट सर्कमस्टांसिस। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन हर एलिमेंट को। जो रिसर्च एविडेंस है वो क्या होता है, ये हमारे पास नॉलेज होता है, इंपेरिकल नॉलेज। इंपेरिकल का मतलब है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो कि हम जनरेट करते हैं डिफरेंट स्टडीज के थ्रू। ठीक है, ताकि हम किसी भी क्लिनिकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। अब यहाँ पे जो भी ये रिसर्च करते हैं, एविडेंस जो है ना वो निकालते हैं डिफरेंट स्टडीज के थ्रू। वो इसमें डिफरेंट टीम्स होती हैं, रिसर्चर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि बेस्ट रिसर्च एविडेंस को सिंथेसाइज करते हैं स्टडीज के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट प्रोफेशंस में। ये हमारे पास था रिसर्च एविडेंस, जो कि नॉलेज होता है, इंपेरिकल नॉलेज, स्टडीज के थ्रू हम इसको गेन करते हैं, जनरेट करते हैं। उसके बाद जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, अब ये क्या होता है, ये नॉलेज और स्किल्स होती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जो कि केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें नर्सिज आ जाती हैं, स्टूडेंट नर्सिज हैं, रजिस्टर्ड नर्सिज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी उनका नॉलेज है और उनकी स्किल्स हैं, उसको यहाँ पे कहा हुआ है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। अब ये जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, उसकी नॉलेज के ऊपर और उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके ऊपर, इसके सारी जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, वो है पेशेंट सर्कमस्टांसिस। पेशेंट सर्कमस्टांसिस में हम बात करते हैं पेशेंट्स की। ठीक है, पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन क्या है, क्लिनिकल स्टेट क्या है। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, पेशेंट को हमने क्यों लेना होता है इसमें, ताकि हम उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फोकस होते हैं, हेल्थ प्रमोशन है, इलनेस प्रिवेंशन है, इलनेस मैनेजमेंट है, रिहेबिलिटेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इन्वायरमेंट भी आता है पेशेंट का, जिसको हम क्लिनिकल सेटिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसमें एक तो आ जाती है उसकी स्टेट, क्लिनिकल स्टेट पेशेंट की। उसके साथ पेशेंट की जो वैल्यूज हैं, उसकी जो बिलीव्स हैं कल्चर के बारे में, वो सारे भी हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, पेशेंट सर्कमस्टांसिस में। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसपे नॉलेज भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नर्सिस की एक्सपर्टीज आ जाती है, उनका नॉलेज आ जाता है, और थर्ड पे हमारे पास पेशेंट भी इन्वॉल्व होता है, पेशेंट की वैल्यूज, बिलीव्स, सर्कमस्टांसिस और उसकी क्लिनिकल कंडीशन। इन तीनों की बेस पे जो स्टडी होती है, जो हमें एविडेंस मिलता है, उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम, ये तो इसकी डायग्राम बनी हुई है ना, कि जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या उसकी मेन फोकस क्या होता है। ये हमारे पास फर्स्ट था बेस्ट रिसर्च एविडेंस, जिसमें नॉलेज होता है, इंपेरिकल नॉलेज, जो कि हम स्टडी से जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास था क्लिनिकल एक्सपर्टीज, जिसमें नर्सिस का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नॉलेज और स्किल्स आ जाते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती हैं। उसके बाद पेशेंट सर्कमस्टांसिस। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होता है, ताकि हम पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम्स ला सकें। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है मॉडल ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है। तो इसमें हमें तीनों एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। ठीक है, आगे इसको डिफाइन किया हुआ है कि जब हम तीनों को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस, ये फर्स्ट एलिमेंट था इसका। ठीक है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सपर्ट नर्स क्लिनिशियंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हुई है एक्सपर्ट नर्स क्लिनिशियंस की, ये आ जाती है नर्स की एक्सपर्टीज, जो इसका सेकंड एलिमेंट था। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, विद पेशेंट हेल्थ सर्कमस्टांसिस एंड वैल्यूज, ये इसका था थर्ड एलिमेंट। ठीक है, पेशेंट की वैल्यूज और उसके सर्कमस्टांसिस। और इसका जो तीनों का मेन पर्पस क्या था, ताकि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम्स ला सकें। तो ये आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसके एलिमेंट्स। आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर एग्जांपल दी हुई है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है, इसको आगे हम देखते हैं।
जैसे कि अब एक पेशेंट है, अडल्ट हिस्पैनिक वुमेन हु आर यंगर देन 60 years विद बीपी रीडिंग्स ऑफ 140/90 mmHg और हायर। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि हमने इन पेशेंट्स को एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इन पेशेंट्स में, ठीक है। ये सिनेरियो आपने याद रखना है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन क्या है, बेस्ट रिसर्च एविडेंस, ठीक है। अभी हमारे पास सारे एविडेंसेस आए हुए हैं, ये हमें आगे देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होंगे इन पेशेंट्स के अंदर। बेस्ट रिसर्च एविडेंस में क्या है कि हम बीपी रीडिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीपी रीडिंग्स क्या होती हैं हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं ना हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की, हिस्पैनिक वुमेन की। तो बीपी रीडिंग्स हमें पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। उसके बाद हमारा गोल क्या होगा, ठीक है। अगर पेशेंट का बीपी राइज है 140/90, ठीक है, उसकी रीडिंग्स आ रही हैं, तो हमने इसको कम करने के लिए क्या क्या गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। LSM का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करने के लिए हमने पेशेंट को एजुकेशन भी देनी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या हमने याद रखना है इसके एविडेंस में। उसके बाद अगर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है, साथ उसको डायबिटीज मेलाइटिस भी है और क्रोनिक किडनी डिजीज भी है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने इसको क्या एजुकेशन देनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, जो मेडिकेशंस देनी है, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करनी है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स जो हैं ये सारी हम लेते हैं प्रीवियस जो स्टडीज, जैसे हमने पढ़ा कि जो रिसर्च एविडेंस क्या होता है, जो इंपीरिकल नॉलेज होता है, डिफरेंट स्टडीज के थ्रू हम इसको गेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, टेबल में दिए हुए हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी रीडिंग्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है उसकी रीडिंग्स की बेस पे, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एज, ठीक है, 60 से लेस देन है, लेस देन 60 है, मोर देन 60 है, फिर मोर देन 60 है। यहाँ पे उसकी सारी रीडिंग्स हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की, और सिस्टोलिक में कितना होगा और डायस्टोलिक में कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी हमने डाटा ले लेना है प्रीवियस स्टडीज के थ्रू। उसके बाद हमने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है पेशेंट्स में, वो भी हमें पता होनी चाहिए कि हमने किस किस केस में करनी है। उसके बाद अगर डायबिट जो पेशेंट है उसको डायबिटीज भी है और CKD भी है, तो उसको हमने किस किस केस में मैनेज करना है, ठीक है, किस पेशेंट में मैनेज करना है। उसके बाद हमने जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करनी है, जो मेडिकेशंस देनी है, वो भी हमने किस केस में करनी है, किस कंडीशन में करनी है, ठीक है। तो ये सारा जो हमारे पास क्या है, रिसर्च एविडेंस है या एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस है, जो इसका पहला एलिमेंट था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्या है, अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस है ना सारी, ये रिसर्च एविडेंस है जो कि हम डिवेल्प करते हैं। उसके बाद अब ये सारी जो रिसर्च गाइडलाइंस है, इनको यूज किसने करना है, रजिस्टर्ड नर्सिस ने, ठीक है, और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने। अब ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड इसका एलिमेंट, जो कि क्या था, नर्स क्लिनिकल एक्सपर्टीज, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर्ड नर्सिस भी आ जाती हैं और नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आ जाती हैं, जो कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका एलिमेंट क्या था कि हमने किन को एड्रेस करना है, पेशेंट की जो सर्कमस्टांसिस है उनकी वैल्यूज को एड्रेस करना है। अब यहाँ पे पेशेंट्स कौन से हमारे हैं, जो कि हमने पहले सिनेरियो पढ़ा था, अडल्ट हिस्पैनिक वुमेन जिनको हाइपरटेंशन है, उनकी बीपी रीडिंग जो है 140/90 है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट्स को इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इनका हमारे पास आउटकम क्या आएगा इस एग्जाम्पल में, इस सिनेरियो में, जब हम तीनों एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, तो हमने क्या क्या करना है। अब यहाँ पे ना इसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम में। पहला क्या था, बेस्ट रिसर्च एविडेंस, जिसमें हमने ये सारी गाइडलाइंस जो हैं जो टेबल में दी हुई हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद जो नर्सिस ने और स्टूडेंट नर्सिस ने और रजिस्टर्ड नर्सिस ने इनको यूज करना है एड्रेस करने के लिए पेशेंट को, वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड एलिमेंट क्लिनिकल एक्सपर्टीज में। और थर्ड हमारे पास क्या है, पेशेंट सर्कमस्टांसिस एंड वैल्यूज, ठीक है। पेशेंट हमारे पास कौन से हैं, हिस्पैनिक वुमेन है, ठीक है, और इनका बीबी रीडिंग्स हमारे पास जो इनकी क्लिनिकल कंडीशन मैंने आपको बताया इसमें होता है, क्लिनिकल स्टेट होती है पेशेंट की, तो वो क्या है, बीपी रीडिंग्स इसकी 140/90 होंगी, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जब हम इंप्लीमेंट करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, तो हमारी आउटकम्स क्या क्या आएंगी कि हमने बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है उसको हम मैनेज कर सकें।
उसके बाद हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, तो ये हमारी आउटकम्स में आ जाता है कि हमने उनको बेस्ट पॉसिबल वे में उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट को सीकेडी है या डायबिटीज है तो उसको हम ट्रीट कर सकें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू, इन तीनों एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करके, ठीक है। उसके बाद जो भी मेडिकेशंस जो है वो ले रहा है पेशेंट, तो हम उसको प्रॉपर उसके बारे में एजुकेट कर सकें कि वो प्रॉपर अडेहेरेंस शो करे, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो प्रॉपर आगे ट्रीट हो सके। तो ये हमारे पास आउटकम्स आएंगी जब हम इन तीनों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज करेंगे इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉडल था जो कि एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिनेरियो के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ था। ये जस्ट आपने रीडिंग करनी है इसकी, बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये वाले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें सारी हिस्ट्री दी हुई है रिसर्च के बारे में, प्रीवियस रिसर्च कैसे डेवलप हुई थी, कैसे जो डिफरेंट जो हमारे पास रिसर्चर्स थे उनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स थी, ठीक है, रिसर्च में, और कौन कौन से जर्नल्स पब्लिश हुए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च के से रिलेटेड जो है वो जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये सारी हिस्ट्री दी हुई है। ये पैराग्राफ में भी की फॉर्म में सारा दिया हुआ है, तो हमने बस ये जो टेबल है ना ये वाला, ये अच्छे से करना है, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ को समराइज करके इस टेबल में लिखा हुआ है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए करना है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स में से, ठीक है। इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे 1900 में फर्स्ट अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एएनए का था, इसकी क्या डेट थी, 1950। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें नैंडा, एएनए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स जो इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। इसमें NINR है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, या आपने जस्ट इनकी डेट्स याद करनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। आगे ये सारी पैराग्राफ में की फॉर्म में लिखी हुई है डेट्स वगैरह, और इनकी जो भी इन्वॉल्वमेंट्स थी, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। उसके बाद जो आगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कंटेंट में था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि नॉलेज को एक्वायर करने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वेज ऑफ नोइंग। तो ये हम करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नॉलेज क्या होती है, ठीक है। नॉलेज जो है वो असेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम डिफरेंट वेज के थ्रू इसको एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब जो नॉलेज है वो एक पर्सन की जो है रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है नॉलेज, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो नर्सिंग में नॉलेज है वो एक्वायर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम इसको इनलिस्ट करें तो यहाँ पे ट्रेडिशंस है, उसके बाद अथॉरिटी, बोरोइंग, ट्रायल एंड एरर, पर्सनल एक्सपीरियंस, रोल मॉडलिंग, इंट्यूशन एंड रीजनिंग, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू नॉलेज एक्वायर होता है नर्सिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एक तो पूरा क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज के राइट डाउन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग, ठीक है। तो आपने सारी जो है ना वो पहले इंलिस्ट करनी है, उसके बाद दो दो लाइंस में सबको एक्सप्लेन करना है। इस तरह भी आ सकता है, और सेपरेट से भी पूछ सकते हैं कि अथॉरिटी जो है उसको आप डिफाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, बोरोइंग को एक्सप्लेन करें, ट्रायल एंड एरर को एक्सप्लेन करें। तो ये सेपरेटली भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस क्या होते हैं? ये ट्रुथ्स और बिलीव्स होते हैं प्रीवियस कस्टम्स की बेस पे और ट्रेंड्स की बेस पे, ठीक है। अब नर्सिंग में क्या है कि जो प्रीवियस ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं वो आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में फ्यूचर से सॉरी पास्ट से प्रेजेंट में जो भी ट्रेडिशंस हैं वो आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है ना वो चेंज नहीं हम कर सकते, जो भी प्रीवियस ट्रेडिशंस थे। लाइक अब इसमें आपको एग्जांपल दूं कि जो प्रीवियस नर्सिस थी वो प्रॉपर जो हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स को फॉलो करती आ रही हैं, तो आगे वो ट्रांसफर भी वही ट्रेडिशंस हो रहे हैं कि आपने जो पेशेंट की केयर करने से पहले प्रॉपर हैंड हाइजीन को फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और एग्जांपल दूं आपको कि पेशेंट का जो पोजिशनिंग हमने करनी होती है पेट सोर से प्रिवेंट करने के लिए, तो ये आगे से जो है ना वो ट्रांसफर होता जा रहा है आगे नर्सिस के अंदर, कि आपने ये प्रैक्टिस को आगे फॉलो करना है। तो ये जो ट्रेडिशंस पहले बने हुए थे, प्रीवियस बिलीव्स जो है वो ट्रूथ्स हैं कस्टम्स की बेस पे, वो आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है कि इसको हम डिफाइन करें, इट इज अ पर्सन विद एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर।
अथॉरिटी जो है उस पर्सन को हम कहते हैं जिसके पास पावर होती है, जिसके पास एक्सपर्टीज होती है कि वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सके, ठीक है, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में उसके पास अगर नॉलेज ज्यादा है तो मतलब कि उसके पास अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे अगर नर्सिंग में हम बात करें तो जिन नर्सिस ने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाए होते हैं या बुक्स पब्लिश करवाई होती हैं या थ्योरीज डेवलप की होती हैं, तो उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो अथॉरिटीज हैं, ठीक है। उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे कि हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, उन्होंने पब्लिकेशंस करवाई होती हैं, तो उनके पास अथॉरिटी होती है। तो इस तरह वो अपनी अथॉरिटी के बेस पे आगे नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, अपनी पब्लिकेशंस के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू और थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है कि बोरो, बोरो से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। किसी से आप कोई चीज जो है ना वो क्या कहते हैं, बोरो कर लें, ठीक है। जैसे कि अब नर्सिंग में, अगर हम नर्सिंग में बात करें तो जो भी नॉलेज हम नर्सिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको अगर आपने किसी भी दूसरे डिसिप्लिन से, जैसे कि दूसरे प्रोफेशन से नॉलेज गेन करके उसको नर्सिंग के प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग, ठीक है। जैसे कि अब मेडिसिन का अलग प्रोफेशन है, अलग डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एजुकेशन। अगर हम इन डिफरेंट फील्ड से नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके उसको नर्सिंग की फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग, ठीक है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, इससे हम नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जब हम यूज करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। अब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, ये बेसिक जो है ना वो साइकोलॉजी में आती है, ठीक है। ये उसका एक बेसिक पार्ट है, साइकोलॉजी में काउंसलिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, तो ये सारा कुछ हम यूज कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर, तो मतलब कि हम बोरोइंग कर रहे हैं वहां से नॉलेज को लेके इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे डिसिप्लिन से जो हम नॉलेज लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, साइकोलॉजी से अगर हम ले लें, सोशियोलॉजी से ले लें, ठीक है, दूसरे डिसिप्लिन डिसिप्लिन से लेके नर्सिंग में इम्प्लीमेंट करें तो वो होता है बोरोइंग, ठीक है। तो इस तरह से भी नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं बोरोइंग के थ्रू। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, एरर करते हैं, फिर हमें नॉलेज गेन होता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज एन अप्रोच विद अननोन आउटकम्स। मतलब कि हम ट्रायल्स कर रहे हैं लेकिन हमें उसके जो आउटकम्स हैं उसका नहीं पता, वो अननोन होते हैं, ठीक है। हम मिस्टेक्स करेंगे, हम डिफरेंट एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद जाके जो हम नॉलेज अचीव करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक नॉलेज गेन करने का एक सोर्स ही है, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करने का। ये जस्ट आपने रीड कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या है कि जो पर्सन कोई भी वो पर्सनली किसी भी इवेंट में, किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए नॉलेज को गेन करता है ना, उसको हम कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि अब एक कोई भी स्टूडेंट है, वो पढ़ता है किसी बुक में कि आपने इंजेक्शन जो है उसकी पूरी टेक्निक पढ़ता है कि कैसे आपने उसको लगाना है, कैसे उसका जो पूरा प्रोसीजर है। तो जब तक वो उसको खुद जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ना उस पूरे प्रोसीजर में, तब तक वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि उसने क्या सीखा है, ठीक है। तो इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वहां से हम बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मॉडल आता है जो कि आपने पढ़ा होगा F1 के अंदर भी, बैनर की स्टेजेस आती हैं, इसमें 5 लेवल्स आपने पढ़े होंगे। एक्सपीरियंस की बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहले है नोवाइस, ठीक है, नोवाइस, उसके बाद एडवांस्ड बिगिनर, फिर कॉम्पिटेंट, फिर प्रोफिशिएंट और फिर एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस की बेस पे कैटेगराइज किया हुआ है इन सारे लेवल्स को, कि इसमें सबसे पहले जो है नोवाइस में नो एक्सपीरियंस होता है, नो पर्सनल एक्सपीरियंस इन द वर्क। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांसमेंट आती है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, लेवल वाइज। एडवांस बिगनर में ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉम्पिटेंट में और ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंट है और लास्ट पे एक्सपर्ट है। तो ये एक्सपीरियंस की बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ये आपने रीड कर लेनी है क्योंकि ये आपने पहले पढ़ी हुई है F1 के अंदर। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैनर की स्टेजेस, ठीक है। लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को यहाँ पे स्टडी किया था बैनर ने 1984 में, यहाँ से MCQ भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका मेथड है नॉलेज को एक्वायर करने का, वो है रोल मॉडलिंग, ठीक है। रोल मॉडलिंग में क्या होता है कि जब आप किसी और पर्सन के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको जैसे कि अब दूसरा पर्सन जो है ना वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपसे सीनियर होना चाहिए।
जब हम उसके बिहेवियर को कॉपी करके लर्न करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। जैसे कि हम यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में कि मेरा वो रोल मॉडल है, मेरा कोई टीचर आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई रिसर्चर। इसमें आगे एग्जांपल दी हुई है कि रोल मॉडल्स इंक्लूड admired टीचर्स, एक्सपर्ट क्लिनिशियंस, रिसर्चर्स एंड दोज हु इंस्पायर अदर्स थ्रू देयर एग्जाम्पल। ठीक है। तो हमारे पास जो एक इसकी फॉर्म है रोल मॉडल की, उसको हम कहते हैं मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या होता है कि जिसमें एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है ना, वो लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो है ना वो टीच करता है। ठीक है, उसको गाइड करता है, उसको एडवाइस करता है, उसको हम कहते हैं मेंटोर है वो। ठीक है। कि जो मोर एक्सपीरियंस पर्सन है या मोर एक्सपर्ट पर्सन है ना, वो नॉइस नर्स को या नॉइस पर्सन को जो भी वो गाइड करेगा, जो भी वो उसको टीच करेगा, ठीक है, तो ये मेंटोरशिप में आता है। ठीक है। तो इससे भी जो है ना वे नॉलेज गेन होता है। जो लेस एक्सपीरियंस्ड है वो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन से नॉलेज गेन करता है, उसके बिहेवियर को कॉपी करके उससे लर्न करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। उसके बाद हमारे पास इसमें आपने नर्सिंग की एग्जांपल देनी है। नर्सिंग में जैसे आपकी कोई भी मेंटोर हो सकता है क्लिनिकल एरिया में। ठीक है, कोई हेड नर्स है, कोई जो है ना आपकी नर्स मैनेजर है, वार्ड मैनेजर है। ठीक है, आप उससे इंस्पायर होते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, उसकी बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है क्लिनिकल एरिया में या एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, मकसद जो है वो नॉलेज एक्वायर करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट एज अ होल दैट अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्लेन लॉजिकली। या आपने सुना होगा वर्ड इंट्यूशन, जो एक गट फीलिंग होती है एक पर्सन की ना, कि इसको हम ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली। कि ये मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कि कोई भी सिचुएशन होगी है ना, जैसे क्लिनिकल एरिया में कुछ नर्सिस ऐसी होती हैं जो कि फौरन जो है वो पहचान लेती हैं, फौरन जज कर लेती हैं कि पेशेंट जो है ना ये सिक हो गया है, इसको कुछ होने वाला है, इसकी अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो ना उनकी एक गट फीलिंग आ जाती है कि इस पेशेंट जो है ना ये सिक हो रहा है, इसको इंटरवेंशन की जरूरत है, इसको जो है ना इमरजेंसी केयर की जरूरत है। तो वो फौरन जो है वो जज कर लेती हैं, फौरन जो है उनकी एक इंसाइट क्लिक करती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है अंडरस्टैंडिंग की, जो अंडरस्टैंडिंग है ना सिचुएशन से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये गट फीलिंग आ जाती है, जिसको हम हंच भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल वही दी हुई है जो मैंने आपको दी, कि पेशेंट जो है अगर एक चला गया किसी भी हेल्थ क्राइसिस में या स्ट्रोक में, तो कुछ नर्सेज ऐसी होती हैं जो फौरन जो है उसको कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि पेशेंट जो है वो सिक हो रहा है, इसकी कंडीशन को असेस करना चाहिए, इसको कोई ना कोई इंटरवेंशन देनी चाहिए। तो फौरन जो है वो कॉन्टैक्ट करती हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या फिजिशियन को या डॉक्टर को। ठीक है, इंटरवेंशन के लिए। तो ये हमारे पास था इंट्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करते हैं कि हम जो है ना डिफरेंट आइडियाज को प्रोसेस करते हैं, जो भी हमारे माइंड में आ रहे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम एक आउटकम की तरफ जो है वो जा सकें, कंक्लूजन को रीच कर सकें। ठीक है। अब इसमें आपने पढ़ी होंगी कि दो टाइप्स होती हैं रीजनिंग की। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे दिया भी हुआ है। जो हमारे पास है ना इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें हम किस तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम द जनरल, फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। ठीक है, ये हमारे पास, ये आपने ना यहाँ से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है। डिडक्टिव में हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं फर्दर इंडक्टिव रीजनिंग में। एक है पर्टिकुलर इंस्टांसिस। ठीक है, जिसको हम जनरल स्टेटमेंट भी कहते हैं, सॉरी जनरल, अच्छा यहाँ पे हमने बात करनी है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंस्टांसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है जनरल स्टेटमेंट। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपने याद करनी है। उसके बाद जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें हमारे पास दो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोपोजिशन। ठीक है, जो कि हमारे पास जनरल होगी। उसके बाद जो कंक्लूजन है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल आगे पढ़ लेनी है। ये हमारे पास थे इसके सोर्सेज, जो कि जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं नर्सिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा था मेन टॉपिक, जो कि हमने कवर कर लिया। आगे हम पढ़ते हैं, इसको जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, आगे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डिफरेंट हम मेथड्स यूज करते हैं, रिसर्च मेथड्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड्स हम यूज करते हैं रिसर्च के अंदर। अब यहाँ पे अगर टेबल बना होगा, ये हम वहां से करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड्स। ठीक है, इसमें आगे ना हम पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर है हर मेथड के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट इनलिस्ट करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड मेथड रिसर्च,
और लास्ट पे है आउटकम रिसर्च। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव के आगे 4 टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, को रिलेशनल रिसर्च है, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है। इस सब को आगे इन सब को आगे हम डिटेल में आगे फर्दर जो है ना हर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके आगे 4 टाइप्स हैं। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, एथनोग्राफिक है, और एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये क्या होती हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिक्स्ड मेथड जिसमें हम दोनों यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ठीक है। उसके बाद आउटकम रिसर्च है। तो ये जस्ट आपने टेबल करना है अच्छे से, ये पेपर में आया हुआ काफी दफा। क्लासीफाई करें रिसर्च मेथड्स को। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एक तो अगर हम इसको बाद में पढ़ेंगे ना पूरा चैप्टर क्वांटिटेटिव का और क्वालिटेटिव का, तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम पूरा चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे दोनों टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन अगर हम यहाँ से करें तो जस्ट इसमें ना बेसिक बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं दोनों की। सबसे पहले है फिलोसफिकल ओरिजिन। इसकी कौन सी ओरिजिन है क्वांटिटेटिव की, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है। मतलब कि ये जो रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये लॉजिक की बेस पे होती है। ठीक है। लॉजिक की बेस पे इसमें डाटा जो है वो क्वांटिटी की फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव है ना, उसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, इंटरप्रिटिव है। ठीक है। इंटरप्रिटिव है, ह्यूमनिस्टिक है या नेचुरलिस्टिक है। मतलब कि ये आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हम बात करते हैं डाटा की, वैल्यूज की, क्वांटिटी की। ठीक है। इसमें हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो है ना ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, फिनोमेना की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ नोइंग। इसमें हमारे पास जो बेसिस क्या है कि हम इसमें देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्कवरी करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जस्ट आपको ना अभी इतना ज्यादा अच्छे समझ नहीं आएगी, आगे हम पढ़ेंगे ना चैप्टर में डिटेल में, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो इसमें फोकस होता है थ्योरेटिकल फोकस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। ठीक है। थ्योरी को टेस्ट करते हैं इसमें डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, और इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी को डिवेल्प करते हैं। ठीक है। या थ्योरी को जनरेट करते हैं। उसके बाद जो इसमें रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट होती है ना इस मेथड में क्वांटिटेटिव में, वो होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट। इसमें होती है सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमने फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना होता है, तो इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं इस रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम कैसे लेते हैं, स्केल्स के थ्रू। ठीक है। और क्वेश्चनियर के थ्रू। इसके बाद फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसमें इंटरव्यूज होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, टाइप्स होती है इंटरव्यूज की, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और अनस्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे हमने बात करनी है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की। ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, डाटा वगैरह। उसके बाद फोकस ग्रुप्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा। डाटा इसमें किस टाइप का होता है, इसमें होता है न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है। नंबर्स की फॉर्म में होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एनालिसिस इसमें हम करते हैं क्वांटिटेटिव में, वो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है उसको एनालाइज करते हैं डाटा को। और इसमें हमारे पास वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इसमें टेक्स्ट होता है, तो हम इसमें कौन सा एनालिसिस करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। ठीक है। इसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उनकी वर्ड्स की। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंडिंग्स। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने पूरा प्रोसेस कर लिया, पूरी रिसर्च कर ली हमने, जब उसकी फाइंडिंग्स लिखनी होती है ना, तो हमने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। इसमें हमने या तो डिस्क्राइब करते हैं या फिर रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशन है। उसके बाद या फिर हमने क्या बताना होता है कि जो हमने इंटरवेंशंस की है उसकी क्या इफेक्टिवनेस आई है। ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंडिंग्स में आ जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे ना इसकी टाइप्स, तो आगे आपको समझ आ जाएगी, हर टाइप का अपना अपना जो है ना फाइंडिंग वो होती है कि हमने कैसे उनको लिखना होता है फाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है।
ये जस्ट आपने यहाँ पे रीड करना है। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं वेरिएबल्स को, उसके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस देखते हैं क्या इंटरवेंशंस की आई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है ना क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें हमारी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें फिनोमेना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, तो हमने उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है। और इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, तो इसमें हमने पूरा वो एक्सप्लेन करना होता है कि हमने कैसे थ्योरी डेवलप की, क्या थ्योरी डेवलप की, ठीक है। तो इसमें थ्योरी डेवलपमेंट के ऊपर हमारी फोकस होता है। तो ये हमारे पास था इसका डिफरेंस दोनों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ठीक है। उसके बाद ये सारा आगे जो है ना, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपने अभी नहीं करना यहाँ से। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, आपका हर चैप्टर हर टाइप के ऊपर दिया हुआ है, तो ये आपने यहाँ से नहीं करना, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये अभी यूएचएस के एनुअल पेपर में 2025 का जो पेपर था फोर्थ ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। आपने इस पूरे चैप्टर को जो हमने पढ़ा अभी तक, तकरीबन हाफ चैप्टर हो गया है, इसको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ओके, अल्लाह हाफिज।